हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी 13 से लेके 17 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स which bank has recently signed an MOU with Warehousing Development Regulatory Authority WDRA। किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने और इसका जो सही उत्तर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अभी हाल ही में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, इसके साथ में एक MOU साइन किया हुआ है जिससे कि किसानों को और ट्रेडर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स की फैसिलिटी जो है दी जा सके। ठीक है, इस MOU के साइन हो जाने के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक ENWR, ठीक है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक ENWR के अगेंस्ट में कोलेट्रल फ्री लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड करेगी। ENWR का मतलब क्या हो जाएगा? ENWR का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। ठीक है, ये जो ENWR है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बोलते हैं, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और ये डिजिटल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट है। ठीक है, और ये MOU जो साइन हुआ है, इस MOU के साइन हो जाने के बाद में किसान 75 लाख रुपए तक, ठीक है ना, किसान 75 लाख रुपए तक का लोन, जबकि अदर कैटेगरी के जो दूसरे बोरोवर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले पाएंगे। उनको इतने का लोन मिलेगा। तो ये 75 लाख और ये 5 करोड़, ये आप लोग याद रखना। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात हुई है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्वरूप कुमार साहा इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। In order to enable cross-border transactions for micro, small and medium enterprises, which bank has recently partnered with LayRemit, a Bengaluru-based fintech startup? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप LayRemit के साथ में साझेदारी की है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। यस बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यस बैंक ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यस बैंक ने अभी हाल ही में LayRemit के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि MSMEs को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सके। और ये जो LayRemit है ये बेंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है। What is the increased interest rate on employees provident fund by the EPFO? EPFO द्वारा अभी हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? EPFO ने जो है अभी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पर जो है जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बढ़ा दिया है। तो बढ़ी हुई दर क्या है ये इसमें पूछा गया है। 8.25% ये बढ़ी हुई रेट है। ठीक है, पुराना जो रेट था बढ़ने से पहले वो 8.15% का था। Which financial organization has recently unveiled Prabhav, the CRISIL's impact assessment report of the fund of funds for startups? हाल ही में किस वित्तीय संगठन ने क्रिसिल की फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रभाव का अनावरण किया है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिसिल का एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स जिसका नाम प्रभाव है। इस रिपोर्ट का नाम प्रभाव है। इसको कौन से फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में अनवील्ड किया हुआ है? कौन सी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका अनावरण किया है ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SIDBI जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्रिसिल की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट का नाम आप लोग मतलब ध्यान रखना। इसे SIDBI ने भी हाल ही में अनवील्ड किया हुआ है। ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाएंगे। इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट, कुछ डाटा वगैरह भी दिए गए हैं, लेकिन वो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, PDF में कुछ एक पॉइंट्स इसके दे देंगे। तो जो वीडियो कोर्स यूज़र्स हैं वो भी PDF एक बार पढ़िएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि जो भी हमारे वीडियो कोर्स के यूज़र्स हैं वो एक बार पहले वीडियो देख लिया करें, उसके बाद में मंथ एंड में जब PDF आती है तो PDF भी एक बार पढ़ा करें। ये पढ़ना जरूरी होता है, यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन और मिलती हैं। और एक बार जब आप वीडियो देख के वहाँ पर जाते हो
तो PDF पढ़ते हो तो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाती हैं, आपको चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, फिर वो दिमाग में आपके रहती हैं, भूलती नहीं है। PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो लोग कोर्स वगैरह अभी तक नहीं परचेज किए हैं, परचेज करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग ऐप डाउनलोड करके कोर्स वगैरह अगर परचेज करना चाहते हैं तो फिलहाल परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन आसाम। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग और एशियाई विकास बैंक के बीच आसाम में जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो गया। हिंदी में अगर क्वेश्चन ना समझ में आया करे तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा रहता है, दोनों में से किसी एक भाषा में क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझना जरूरी होता है, इसीलिए क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रखना, क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म भी ये दिया गया हुआ है, फ्रेम, तो ये भी आप लोग याद रखना। इस तरीके से ये भी दिया जा सकता है, ये आसाम में प्रोजेक्ट है, और पूरा नाम भी दिया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, और इसके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन USD के लोन एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी के 650 किलोमीटर, ठीक है, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के 650 किलोमीटर लंबे प्रवाह के साथ साथ बाढ़ और नदी तट कटाव को जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है। ठीक है ना, इरोजन रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना, बाढ़ जो आती है और जो नदी का तट होता है, रिवर बैंक जो होता है, वो नदी पानी की वजह से, जल प्रवाह की वजह से कटता रहता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से, उसके लिए जो ये रिस्क मैनेजमेंट है, उसके लिए ये मतलब बेसिकली ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उसको मजबूत करना, रिस्क मैनेजमेंट को, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना बाढ़ और नदी तट कटाव के लिए, वो इसके लिए ये प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च किया गया है, ये प्रोजेक्ट के लिए ये लोन दिया गया है, ये प्रोजेक्ट। ठीक है, और 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए ये लोन दिया गया है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ का जिक्र हुआ है, हेडक्वार्टर और चेयरपर्सन कौन है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज UPI हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इन February 2024। निम्नलिखित में से किस देश में भारत का UPI हाल ही में यानी कि फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया। श्रीलंका और मॉरिशस, दो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना, दोनों देशों में मतलब ये लॉन्च किया गया है, तो बोथ A एंड B इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस में जो है इंडिया का UPI अभी हाल ही में फरवरी में लॉन्च किया गया था। UPI के साथ साथ मॉरिशस में UPI तो लॉन्च किया ही गया है, और इसके साथ साथ रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया है मॉरिशस में। ठीक है ना, रुपे कार्ड सर्विस को भी मॉरिशस में लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाई सेक्शन 35B of the Banking Regulation Act 1949, RBI has increased the remuneration ceiling of non-executive directors NEDs of bank from rupees 20 lakh per annum to how much rupees per annum with immediate effect। क्या कह रहा है हिंदी में समझते हैं। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1994 के धारा 35B द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए RBI ने तत्काल प्रभाव से बैंकों के गैर कार्यकारी निदेशकों की पारिश्रमिक सीमा को 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये इसमें पूछा है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 लाख रुपए। 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख रुपए पर एनम कर दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। 10 लाख रुपए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो RBI ने तत्काल प्रभाव से जो बैंकों के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनका जो रिम्यूनरेशन है यानी कि जो उनका पारिश्रमिक है उसको 20 लाख रुपए पर एनम से बढ़ा के 30 लाख रुपए पर एनम कर दिया गया है। RBI के इस फैसले के बाद में बैंकों को बोर्ड की मंजूरी के साथ NADs के लिए यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए एक निश्चित पारिश्रमिक मानदंड स्थापित करना होगा। बैंक का साइज,
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक्सपीरियंस, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अनुभव और कुछ और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर बोर्ड जो है वो 30 लाख रुपए से कम राशि निर्धारित कर सकता है, ठीक है ना। जो उनकी सैलरी वैल्यू होगी वो मतलब 30 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 30 लाख से कम कुछ भी सैलरी जो है वो बोर्ड निर्धारित कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को अपने पार्ट टाइम चेयरमैन के पारिश्रमिक के लिए, पार्ट टाइम चेयरमैन के रिम्यूनरेशन के लिए BR एक्ट 1949 के सेक्शन 35B और सेक्शन 10B1A के तहत रेगुलेटरी अप्रूवल भी लेना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में बैंकों को अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स के पारिश्रमिक को डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। डायरेक्टर्स का जो रिम्यूनरेशन होगा उसको डिस्क्लोज करना होगा बैंकों को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं RBI के द्वारा, ये जो चीज़ें मतलब ये बढ़ाया गया है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये प्राइवेट बैंकों के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और जो भी फॉरेन बैंक्स की होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं उन पर लागू होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना किस पर ये दिशा निर्देश लागू होगा, ये जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से मतलब याद रखना यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड इट्स पेड अप शेयर इन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड टू फ्रॉम 4.99%। मतलब कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में SBI कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में अपनी भुगतान हिस्सेदारी जो है वो 4.99% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये इसमें पूछा है। 5.02%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। LIC ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में अपनी जो हिस्सेदारी है, जो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, उसको 4.99% से बढ़ाकर 5.02% कर दिया गया है। और इसके लिए LIC ने SBI कार्ड्स के 3,01,084 नंबर ऑफ शेयर्स का ओपन मार्केट परचेज किया हुआ है। और ये जो ओपन मार्केट परचेज किया गया है 716 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये परचेज किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट पेमेंट कार्ड टू प्रोवाइड हैसल फ्री पेमेंट्स फॉर ट्रीटमेंट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स। इलाज के लिए परेशानी मुक्त भुगतान प्रदान करने के लिए स्मार्ट भुगतान कार्ड के कार्यान्वयन के लिए किस बैंक ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। SBI ने अभी हाल ही में एम्स के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है जिससे कि इलाज के लिए हैसल फ्री पेमेंट सर्विस जो है प्रोवाइड की जा सके स्मार्ट पेमेंट कार्ड को इम्प्लीमेंट करके निर्बाध तरीके से पेमेंट फैसिलिटीज़ का लाभ लिया जा सके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड नाम से इसे लॉन्च किया है। किस नाम से लॉन्च किया हुआ है? एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड नाम से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्यों लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। और अभी ये जो लॉन्च किया गया है ये केवल और केवल एम्स दिल्ली के लिए ही लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। एम्स दिल्ली के लिए ही इसे अभी केवल लॉन्च किया गया है। और आने वाले टाइम ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, आने वाले टाइम पर इसे पैरेलली धीरे धीरे इसको दूसरे भी एम्स के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये जो कार्ड होगा इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 ईयर्स की होगी, 5 साल की इसकी वैलिडिटी होगी। 1 एम्स 1 कार्ड के तहत में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। 1 एम्स 1 कार्ड के तहत में इसे लॉन्च किया गया है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 88th फाउंडेशन डे ऑन 10th फरवरी 2024। 10 फरवरी 2024 को किस बैंक ने अपना 88वां
स्थापना दिवस मनाया हुआ है, ठीक है ना। कौन सी बैंक का 88th फाउंडेशन डे अभी हाल ही में 10 फरवरी 2023 को मनाया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इंडियन ओवरसीज बैंक ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना 10 फरवरी 2024 को ये 88वां फाउंडेशन डे था। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी की जा सकती है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 10 फरवरी 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इस 88वें फाउंडेशन डे के मौके पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने टोटल 88 न्यू ब्रांचेस खोलने का भी फैसला किया हुआ है। इंडिया भर में, देश भर में इंडियन ओवरसीज बैंक की और 88 नई ब्रांचेस खोलने का फैसला किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा अपने इस 88वें फाउंडेशन डे के अवसर पर। और इसके साथ साथ 3 नए रुपे क्रेडिट कार्ड वेरिएंट भी लॉन्च किए गए हैं। 3 नए न्यू रुपे क्रेडिट कार्ड वेरिएंट भी लॉन्च किए गए हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड वेरिएंट भी लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन सा है? आईओबी रुपे क्लासिक, दूसरा है आईओबी रुपे प्लेटिनम और तीसरा है आईओबी रुपे सेलेक्ट। ये क्लासिक, प्लेटिनम और सेलेक्ट करके ये 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ में फ्रीडम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया गया है। मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रीडम कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ये भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ में डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन DDE भी लॉन्च किया गया हुआ है इस मौके पर इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। ग्रीन फिनेंस को सपोर्ट करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसी मौके पर ग्रीन डिपॉजिट स्कीम भी लॉन्च किया हुआ है। और इस ग्रीन डिपॉजिट स्कीम का जो टेन्योर है वो 999 दिनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने बात किया हुआ था, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन की बात किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो इसमें डीप में जाने की जरूरत है। इसे पूछा नहीं जाएगा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूशन वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। ग्रीन फाइनेंस वगैरह तो आपको समझ में आ रहा होगा, कई बार मैंने पहले की पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग चीज़ों को रिलेट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओवरसीज बैंक इसका ये सही उत्तर होगा। और ये जितने भी बैंकें दी गई हैं ऑप्शन में, इनका सबका हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, टैग लाइन, ये सब हर क्वेश्चन के साथ में आप लोग तैयार करते हुए चला करो। Which bank has recently launched a new saving account called Stellar Saving Account? हाल ही में किस बैंक ने स्टेलर सेविंग्स अकाउंट नामक एक नया बचत खाता लॉन्च किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सही उत्तर जो होगा इसका फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। आपको जो याद रखना है इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, स्टेलर सेविंग अकाउंट याद रखना है और ये फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। 1 लाइनर करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि फेडरल बैंक इसका उत्तर है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलुआ केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। श्याम श्रीनिवासन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द फास्ट पेमेंट सिस्टम्स फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ बोथ कंट्रीज, व्हिच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रिसेंटली साइंड टर्म ऑफ रेफरेंस विद RBI? दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में RBI के साथ संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर होगा नेपाल, सही उत्तर होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सही उत्तर इसका नेपाल हो जाएगा। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक ये नेपाल का सेंट्रल बैंक है। और RBI इन दोनों ने टर्म ऑफ रेफरेंस पर साइन किया हुआ है जिससे कि दोनों देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सके। इंडिया का UPI, ठीक है ना, इंडिया का जो होगा वो UPI होगा और जो नेपाल का है वो नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस, नेपाल का जो है वो है नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है ना। इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस भेजने के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा। UPI और नेशनल पेमेंट इंटरफेस को, ठीक है ना, इंटीग्रेट किया जाएगा किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए, ठीक।
कई बार मैं जो ये क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ ना, अभी कुछ स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में तो आप करा रहे हो, कुछ लोगों की डिमांड ऐसे भी आ रही है कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चंस को ना फ्रेम करके सीधे एक हेडिंग बनाइए और उससे संबंधित सारी चीज़ें बता दीजिए, ठीक है ना। उनका कहना ये था कि सर एमसीक्यू अगर हम करते हैं तो जो आप सीधे क्वेश्चन बताते हो उसका आंसर हमको याद रहता है, बाकी जो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें बताते हो या फिर जो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें हमको मैं पीडीएफ में देता हूँ वो याद नहीं रह पाता है, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि एमसीक्यू मैं एक रेफरेंस के लिए फ्रेम करता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये क्वेश्चन मतलब बन सकता है, इसीलिए उस पर्टिकुलर एमसीक्यू से संबंधित जो भी और इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं अपने वीडियो क्लास के दौरान एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ, और कुछ और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पीडीएफ में भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को पीडीएफ भी देखना है। तो कुछ लोगों की डिमांड ये आ रही है कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में ना फ्रेम करके सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग बनाइए और उससे संबंधित सारे पॉइंट्स को पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। पहले भी इसके बारे में कई बार डिमांड आई थी स्टूडेंट की, लेकिन ज़्यादातर लोग एमसीक्यू की फेवर में थे, तो फिर से डिमांड उठ रही है, मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो भी वीडियो आप इसको देख रहे हो, अगर आप पेड यूजर्स हो, इसको पेड क्लासेस में देख रहे हो या फिर मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूँ फ्री क्लास के रूप में, वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग एक बार मुझे अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में चाहते हैं या फिर एक न्यूज़ की तरीके से इसको चाहते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें तो उन लोगों का ये कहना है कि सीधे सीधे आप ये इसको एक हेडिंग बनाओ कि जो इंडिया का जो मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो नेपाल का नेपाल राष्ट्र बैंक है, सीधे सीधे इस तरीके से आप बनाओ कि आरबीआई एंड नेपाल राष्ट्र बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ बोथ कंट्रीज। इस तरीके से एक हेडिंग बनाओ और फिर इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर दो। इस तरीके से एमसीक्यू के फॉर्मेट में मत करो, मतलब कि एक हेडिंग बना दो यहाँ पर, फिर उसके सारे के सारे पॉइंट्स नीचे ऐसे एक्सप्लेन कर दो 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरीके से भी लोग बोल रहे हैं, तो क्या ये तरीका सही रहेगा या फिर जो ये मैं एमसीक्यू के तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको सही लगता है? जो भी है कमेंट कर आप लोग जरूर बताना, आपका फीडबैक जो आएगा उसी हिसाब से मैं प्लान करूंगा कुछ, अगर आपको चेंजेस चाहिए तो। अदरवाइज यहाँ पर मैं जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिस क्वेश्चन का पीडीएफ पढ़ना होता है मैं मतलब फोर्सफुली इसको बोल देता हूँ कि इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो क्लासेस के बाद में पीडीएफ एक बार आप लोग पढ़ा करो, चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस आज की क्लास का। Which company has recently launched India's second UPI-enabled corporate credit card on the RuPay network along with NPCI? हाल ही में किस कंपनी ने NPCI के साथ में RuPay नेटवर्क पर भारत का दूसरा UPI सक्षम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। BOB कार्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। BOB कार्ड लिमिटेड ने अभी हाल ही में इंडिया का दूसरा UPI इनेबल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है RuPay नेटवर्क पर NPCI के साथ में मिलकर। तो फिर पहला किसने लॉन्च किया था और पहला कब लॉन्च किया गया था ये भी जानना जरूरी है। तो जो पहला लॉन्च किया गया था वो दिसंबर 2023 में इंडसइंड बैंक के द्वारा, ठीक है ना। दिसंबर 2023 में इंडसइंड बैंक के द्वारा इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण कार्ड RuPay नेटवर्क पर लॉन्च किया गया था, द ई स्वर्ण कार्ड, ठीक है ना। आपको अब याद आ गया होगा, पहले मैं पिछली क्लास में मैं इसको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। दिसंबर 2023 में इंडसइंड बैंक ने, ठीक है ना, इंडिया का पहला UPI इनेबल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण कार्ड, द ई स्वर्ण कार्ड लॉन्च किया हुआ था RuPay नेटवर्क पर, ठीक है ना। किस पर? RuPay नेटवर्क पर, ठीक। तो ये दूसरा मतलब पहला इंडसइंड बैंक के द्वारा था, दूसरा जो लॉन्च किया गया है वो BOB कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। 17 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आज हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। अगली क्लास में हम लोग 18 फरवरी से आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। जो सुझाव आप लोगों से मांगा गया था, चाहे आप पेड यूजर्स हैं या फिर यूट्यूब पे फ्री में देख रहे हैं, मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप पेड यूजर्स जो हैं अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर भी हमारा दिख रहा है, वहाँ से कनेक्ट होकर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।